नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तेज हो गया है। जगह जगह यानी पूरे देश में छात्रों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आंदोलन तेज होता जाएगा। आज सरकार ने राहत की थोड़ी सांस ली थी क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन ये राहत जो है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि अभिजीत दिपके जो सीजेपी के नेता हैं, जिनकी पहल से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, वो ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जाएगा। इसे एक चेतावनी समझें या फिर पूर्व सूचना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आंदोलन के चक्रव्यूह में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद शैलेश। और पहला सवाल सीधे ये कि क्या मोदी जी इस चक्रव्यूह में फंसेंगे या फिर उनके तर्कस में कोई और तीर है जो कि उनको बचा ले जाएगा? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मोदी सरकार से ही एक तरह से अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है। अविश्वास व्यक्त करने वाले नौजवान बच्चे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ज़्यादातर वो हैं, वैसे बहुत उम्र के लोग भी वहाँ हैं, हर उम्र के लोग हैं वहाँ, लेकिन अधिकांश जो निराश हैं इस दौर में और जिनको अपना भविष्य समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में कोई भविष्य बचा है उनके लिए कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बेरोजगारी है और जिस तरह से शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। दो तरह की शिक्षाएं हमने कर ली, शिक्षा प्रणाली कर ली, एक प्राइवेट और एक सरकारी। सरकारी शिक्षा प्रणाली में ज़्यादातर हम पा रहे हैं कि स्कूल वगैरह बंद किए जा रहे हैं, फीसें बहुत बढ़ा दी गई हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस वगैरह में, जो भी सुविधाएँ थी वो कम करते गए हैं, बजट कम होता गया है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे लोगों में निराशा में बदल रही। दूसरे, रोज़गार एकदम गायब है। जब से नोटबंदी हुई थी और उसके बाद फिर कोविड आ गया था, हमारी अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो बहुत सारे लोगों को एंगेज करता था यानी एमएसएमई, वो उभर नहीं पाया। जी नहीं, मैं यहाँ पर ये सवाल रखना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन अभी है जी, अभी तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर के है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें तो बात खत्म हो जाएगी जी। और सरकार कई मेजर्स भी ले रही है। आज ही कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि अब जो परीक्षा में पेपर लीक करने वाले लोग होंगे उन पर 10 करोड़ रुपए तक का फाइन होगा, 10 साल तक की जेल हो सकती है। फास्ट ट्रैक बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं। तो अभी जो ये मांग है बहुत सीमित है और ऐसा लग रहा है कि इसका दायरा सिर्फ छात्रों तक और जो परीक्षाएं हैं वहाँ तक सीमित है। शिक्षा में संपूर्ण सुधार की मांग नहीं आई है, रोजगार की बात भी नहीं आई है और जहाँ तक इसका दायरा है वो बहुत ही सीमित दिखाई दे रहा है। तो अब क्या लग रहा है? देखिए, आंदोलन जो शुरू हुआ वो एक्चुअली एक स्पार्क था, किसी स्पार्क की ज़रूरत थी। लोग आंदोलन करना तो चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि जिस तादाद में लोग आए, जितनी जल्दी आए, जैसे एकाएक एक अकाउंट क्रिएट होता है इंस्टाग्राम पर और वो संख्या प्राप्त कर लेता है कुछ ही दिनों में। एक मीम के भरोसे 2 करोड़ 68 लाख लोग उसके सब्सक्राइबर हैं इस समय। जितने जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं प्लस हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर बहुत रकम खर्च होती है, सरकारी भी, जब वो सरकारी नहीं थी तो गैर सरकारी बहुत सारी रकम, और इसके बाद उनकी जो संख्या थी वो 1 करोड़ भी नहीं थी। और यहाँ एक आदमी एक बात कहता है जिसको कोई जानता नहीं है उसके पहले, एक्चुअली वो एक मीम है वहाँ पर, जिसमें वो एक प्रतिक्रिया देता है उस दौर की। उस दौर में कुछ चीज़ें घटी जिन पर एक टिप्पणी आई कोर्ट में, और उस टिप्पणी पर उसने एक मीम बना दिया। उस मीम के बनते ही इतने सारे लोग उससे एकाएक जुड़ गए
ये दरअसल ये बता रहा है कि समाज में विक्षोभ है और वो विक्षोभ प्रकट होना चाहता था, उसे कोई माध्यम चाहिए था। तो इन मांगों पर न जाए और इन प्रतीकों पर भी न जाए जो हमारे सामने है। ये रहे न रहे, ये विक्षोभ है और ये किसी न किसी रूप में प्रकट होना चाहेगा। अभी फिलहाल हमारे सामने जो स्वरूप है हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कल ये किस स्वरूप में बदल जाएगा। पर ये बदलेगा कैसे? यहाँ जो एक सबसे बड़ी कमी दिख रही है वो ये कि अभिजीत दीप के जो हैं बस उनका कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, न तो आंदोलन चलाने का अनुभव है, ना ही संगठन चलाने का अनुभव है। और कुल मिलाकर 3 नाम उधर से लिए जा रहे हैं। एक सोनम वांगचुक निश्चित तौर पर हैं जो थोड़े अनुभवी हैं और लंबा काम करने का अनुभव है उनका। तो इसमें कोई विस्तार होता हुआ या कोई नेतृत्व सामने आ सके उस तरह की तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, दिखाई भले नहीं दे रही, लेकिन मुझे परोक्ष रूप से पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो इसमें जो 2-3 युवा हैं सामने, जैसे सौरभ दास हैं। सौरभ दास हमारी न्यायिक प्रणाली के बारे में लिखने वाले नौजवान पत्रकारों में अग्रणी हैं और बहुत शानदार उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हैं, लेख लिखे हैं। और दूसरे जो 2 अन्य हैं और खुद ये दीप के, ये सब लोग बहुत सारे ठीक ठाक लोगों के साथ संपर्क में हैं और सारी दुनिया से संपर्क में हैं। दरअसल आज के जो नौजवान हैं वो नए माध्यमों के जरिए उनकी जो सामर्थ्य है वो हम लोग जो पुराने लोग हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो हम ये नहीं मान सकते कि चूँकि वो सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो वो बहुत सारे लोगों से इस बारे में राय नहीं ले रहे होंगे और वो राय बहुत काबिल जगहों से नहीं आ रही होगी। मुझे पता है कि प्रशांत भूषण हुए, योगेंद्र यादव हुए और अन्य बहुत सारे लोग इन लोगों के लगातार संपर्क में हैं, जिनसे ये बातचीत करके मशवरा करके, जैसे कल ही हुआ, उधर सरकार सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा रही थी, इधर उसके आधे 1 घंटे में ही तुरंत बयान आ गया इस पार्टी का कि वो इस फैसले से जो वांगचुक साहब ने लिया है उससे सिर्फ इतना सहमत है कि उन्होंने ये आंदोलन किया, 26 दिन अनशन किया और वो उन्होंने अपने शरीर को इस आंदोलन में झोंका, उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन की मांगे ये हैं। और आज वही जब आंदोलनकर्ता ये कह रहे हैं कि अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे जाएगी, तो ये जो बात है इसके अंदर वो पॉलिटिकल टोन है जो आने वाले दिनों में किस तरह से परिवर्तित होगी। आज जैसे हमें ये नहीं पता था जो हुआ, तो कल क्या होगा हम उसे आज नहीं कह सकते। लेकिन ये जो एक तस्वीर जो सामने है उसमें तो ये बहुत साफ दिख रहा है। अगर ये बार बार चर्चा पहले से ही चल रही थी इस आंदोलन के शुरू होने से पहले से ही कि मोदी जी अपने कैबिनेट में कुछ फेरबदल करने जा रहे हैं, कुछ मंत्रियों को हटाने जा रहे हैं जी। आज नहीं हटाएंगे तो हो सकता है वो बाद में हटा दें, उनका तरीका कुछ दूसरा है। जब कोरोना था उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको हटाने की बात की जा रही थी पर हटाया नहीं उन्होंने, लेकिन बाद में जब रिसफल किया तो उन्होंने हर्षवर्धन जी को हटा दिया स्वास्थ्य मंत्री के पद से। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हटाते रहते हैं, लेकिन उनसे जब मांग की जाती है तो वो नहीं हटाते हैं। तो हो सकता है ये जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसके बाद अगर मंत्रिमंडल में फेर हो बदल हो, हटा देंगे तो बातें खत्म हो जाएंगी। तो ये जो बातें खत्म भी हो जाएं और जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, अब तक की जो घोषणाएं हैं परीक्षाओं को लेकर के, उसमें 3 बड़ी घोषणाएं आ गई हैं अभी तक। एक तो फास्ट ट्रैक, हालांकि ये अलग बात है कि कोई 150 मुकदमे मामले पेंडिंग हैं जो सिर्फ पेपर लीक के हैं। 150 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुए, उसमें 50 बड़े पेपर लीक के मामले हैं। और अदालतों में क्या हो रहा है इसका उसकी जो एक मानगी वो कल दिखाई दी जब सीबीआई ने 2024 के नीट यूजी परीक्षा के ही पेपर लीक के मामले के प्रमुख अभियुक्त के खिलाफ जो भी कार्रवाई थी उसको वापस ले लिया और ये कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हालांकि वो जो हैं कई और पेपर लीक के मामले में अभियुक्त हैं। तो ये ख़त्म हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई से कोई नियंत्रण आए अभी तक तो हमने देश में देखा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस आंदोलन का भविष्य भी बिल्कुल सीमित है, यानी प्रधान का इस्तीफा हो जाए और आंदोलन खत्म।
नहीं, बिल्कुल ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये दरअसल आंदोलन को पहले हमें इस तौर से समझना होगा कि ये अभिव्यक्ति क्या कर रहा है। इस आंदोलन से ये प्रकट हुआ कि न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके गार्जियंस, बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़ के आ गए हैं। ऐसी अनेक चीज़ें आ रही हैं जो हमें हिला देती हैं। लोग हमारी तुलना में हम जितना समझ रहे थे उससे ज़्यादा नाराज़ हैं इस सरकार से, और वो प्रकट करना चाहते थे। एक मंच मिला तो यहाँ उन्होंने ये प्रकट किया, कल उनको कोई नए मंच नहीं मिलेंगे, ये सोचना तो गलत होगा। और हमें अतीत बहुत हाल का देखना चाहिए। 2011 से 14 तक जो इस देश में हुआ था, उस समय 2G में और कॉमनवेल्थ घोटालों में जिनके नाम आए, वो मंत्री हों या पदाधिकारी, उन सब पर कार्रवाई हुई। कई लोग तो जेल गए थे, और लोकपाल कानून जिसके लिए वो आंदोलन किया गया था वो कानून भी बन गया था। लेकिन उसके बाद 2014 मई में क्या हुआ, वो सरकार बुरी तरह से चुनाव हार गई और उसके खिलाफ एक बड़ा जनादेश हमारे सामने आया। तो हम अगर टिप्पणियां देखें, कल रात प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आने के बाद जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनको फॉलो करते हुए देख रहा हूं कि उनमें जो टिप्पणियां हैं, 90% टिप्पणियां प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। इनके अकाउंट्स वगैरह में यह था कि तारीफों के ही पुल होते थे। लेकिन अभी लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर आलोचना का ज्वार आया हुआ है, और ये थम नहीं रहा है। जबकि इनके पास एक विशालकाय IT सेल है, हजारों अननोन और नोन संस्थाएं इनके लिए सेवारत हैं, सरकारी संस्थाएं सब की सब लगाई हुई हैं। इनको माना जाता है कि सोशल मीडिया और मीडिया के कंट्रोल में इनको महारत हासिल है। कुछ उल्टा होता हुआ दिख रहा है। एक पूरा का पूरा मीडिया स्पेक्ट्रम इस आंदोलन को कवर करने फील्ड में नहीं जा सकता। ऐसा इस देश में 11 से 14 में नहीं था। सारा मीडिया वहीं पड़ा था और उन्हीं को कवर कर रहा था। हालांकि वो उल्टा उस समय काम कर रहा था, सरकार के खिलाफ था। तो इस समय जो वातावरण बदल रहा है कि मीडिया, ये इनका वाला मीडिया अब मीडिया का काम नहीं कर सकता, और उसके बारे में सब जान गए हैं कि वो सिर्फ क्या है। और उसकी दिनों दिन अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका न सिर्फ रेवेन्यू घट रहा है, उनकी आई बॉल्स घट रही हैं, और शिफ्ट हो रहा है। बड़ी तेजी से डिजिटल शिफ्ट है। और डिजिटल शिफ्ट में भी हम ये पा रहे हैं कि पहले जो IT सेल वगैरह बीजेपी का बहुत प्रभावशाली था, झूठी खबरें चला देता था, डाइवर्जन कर लेता था और इधर उधर की चीज़ें कर लेता था, आज उसका अता पता नहीं है। इंस्टाग्राम पर देखिए तो बच्चों ने इतने मीम्स, इतनी चीज़ों से भर दिया है कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि वो कोई मुकाबले में भी है। तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं। हम चीज़ों से भिज्ञ नहीं है उतना, जैसे इस आंदोलन के बारे में हम भिज्ञ नहीं थे कि एकाएक इतना बड़ा विस्फोट हमारे सामने आ गया। तो मेरा तो अनुमान है कि आने वाले दिन इस सरकार के लिए और चैलेंजिंग ही होंगे। और ये बात जो यहाँ अभी शुरुआत में हमें नज़र आ रही है, ये उसी तरह से जैसे जब कॉकरोच का पहला मीम आया था तो हम उसकी हंसी उड़ा रहे थे या सोच रहे थे ये सब होता रहता है, लेकिन आज वो हम एक बड़े आंदोलन की शक्ल में देख रहे हैं। मुझे लगता है इस मांग में जो ये कहा गया है कि आज नहीं तो कल मोदी जी से फिर इस्तीफा हम मांग लेंगे, ये मांग बड़ी होने वाली है और आने वाले दिन इनके लिए और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे ही, आपने जो कहा उसी सूत्र को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा, कि जब 2G घोटाला हुआ, आंदोलन हुए, अन्ना हजारे यहाँ आ गए, अरविंद केजरीवाल थे, तो वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सरकार ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई भी की। जो मंत्री संचार देखते थे वो हटा दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, मंत्री जेल गए। ये अलग बात है कि उसके बाद मामला साबित नहीं हुआ। मोदी जी की सरकार के दौरान भी साबित नहीं हुआ कि 2G घोटाला रहा। एक विशेष जज जो बैठे रहे और करीब 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई आदमी सबूत लेकर के नहीं आया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सरकार चली गई। तो मोदी जी शायद ये भी तो सोच रहे हो कि हम अगर प्रधान से इस्तीफा ले लें तो लोग मानेंगे कि हमारी भी कहीं मिली भगत थी, और इसलिए जो कुछ हो रहा है प्रधान के खिलाफ करते रहो। जो ये बिल्कुल मोदी जी इसको इसी तरह से ले रहे हैं कि आज अगर उन्होंने प्रधान के मामले में कंसीड किया तो कल उनके बारे में मांग उठेगी और फिर क्या करेंगे, इसलिए वो इसको कंसीड नहीं करना चाहते। पुराने अनुभव से आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसी के साथ ही अनुभव हमारे सामने है कि जब एक बार जन रोष विक्षोभ के तौर पर सड़क पे आ जाता है, फिर ये मतलब बिल्ली बाहर आ जाती है अगर उससे, तो फिर इसको वापस झोले में ले जा पाना बहुत मुश्किल है। देश के लोगों को ये हो गया है कि मोदी जी के खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है।
ये जो भ्रम टूटना, जो एक डर का वातावरण था, इनकी अजेय सफलताओं का वातावरण था, हर चुनाव जीत लेने का वातावरण था, हर कोर्ट खरीद लेने का वातावरण था, सारे मीडिया को गुलाम बना लेने का वातावरण था, वो इस समय ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ये जो जनता में एक स्थिति पैदा हो रही है, ये मोदी जी के लिए ज्यादा खतरनाक है आने वाले दिनों में। देखिए, कोई चुनाव जो है सामने नहीं है। उत्तर प्रदेश का है तो वो भी अभी 7-8 महीने दूर है। 2-3 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं, वो भी दूर है। लोकसभा तो बहुत दूर है, 29 में है। तो ये कोई अगर ये सोच भी ले कि इस आंदोलन को वहाँ तक खींच करके ले जाएंगे और वो तब तक जो है ये पकता रहेगा, तो लगता नहीं है। कोई ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि इतनी दूर तक कोई मुद्दा जो है वो खींचता चला जाए। कोई देखिए, हर चीज़ हम जैसा पुराने मीटर से कोई चीज़ समझते सोचते हैं वैसा हो, ऐसा नहीं होता। हम क्या जानते थे कि इस तरह से एक मीम से इस देश में इतना बड़ा आंदोलन पैदा हो जाएगा? तब हम नहीं जानते थे। ऐसे ही हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में, हम एक चीज़ जान रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। वो जो उनके सामने समस्याएं हैं उन पर वो भटके हुए थे, सांप्रदायिकता में, जाति में, अन्य चीज़ों में। इस आंदोलन की सफलता देखिए कि सांप्रदायिकता वगैरह की सारी कोशिशें वहां ध्वस्त हो गई हैं। जेंडर का सवाल ध्वस्त हो गया है। इतनी बच्चियां आई हैं इस आंदोलन में, वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनको असुरक्षा महसूस हो रही है पुलिस से और अन्य उससे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण घट रहा है और ये आने वाले दिनों में और असाधारण घटाने की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, लेकिन जब तक पार्टिसिपेशन केवल जो छात्र हैं वो किसी भी बड़े परिवर्तन का आधार अकेले नहीं बन सकते, उसमें जब तक यूथ नहीं जुड़े, अभी तो छात्र की बात हो रही है, नीट की और परीक्षा की बात हो रही है, मतलब पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात भी नहीं हो रही है, सिर्फ नीट परीक्षा की बात हो रही है। या कुछ दूर तक अगर ले जाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये जितनी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें जो पेपर लीक होते हैं उसकी बात हो रही है। यूथ और बेरोजगारी कहीं नहीं है। उसके बाद जो दूसरे सवाल आते हैं लोकतंत्र के, संविधान के, वो कहीं नहीं है। लोग अपनी तरह से चल रहे हैं, उधर सरकार अपनी तरफ से चल रही है। लोग जो हैं, छात्र जो हैं, नीट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच वंदे मातरम को, जो हमारा राष्ट्र गीत है, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए आज राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया। तो सरकार के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए कि एक भटकाव पैदा करने की स्थितियां बनाई जा सकती हैं। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ऐसा घट नहीं रहा है। जितने आपने प्रश्न किए, अगर आप जंतर मंतर पे जाएं तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मौजूद हैं। वहाँ इस सरकार के सारे फेलियर्स के बारे में बात करते हुए पोस्टर लिए हुए बच्चे खड़े हैं। वहाँ सांप्रदायिकता के खिलाफ, लैंगिक असमानता के खिलाफ, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ और न जाने किन किन चीज़ों पर प्रतिरोध करते हुए पोस्टर लहरा रहे हैं। और इतनी उनमें ऊष्मा है, इतने उनके पास लॉजिक है, इतनी चीज़ क्रिएट वो कर रहे हैं और इतना उनका संपर्क प्रबल है कि सारी दुनिया में इसको लेके आंदोलन इस समय हो रहा है। और ये तब है जब पूरे मीडिया का बायकॉट है, पूरे सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर खरीदे जा सकते हैं उनका बायकॉट है। सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से आई हुई एक सफलताएं उसके साथ हैं, तमाम राज्य उसने जीत लिए हैं, सारे आर्थिक संसाधन उसके पास हैं। ऐसी सफलताएं किसी और के पास नहीं थी। जो इसके पहले थे जिनके मामलों में आंदोलन हुए वो इनकी तुलना में बहुत कमज़ोर थे। ये बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इनके सामने ये घट रहा है। इसलिए मुझे तो उम्मीद है कि हम समझ ही नहीं रहे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड होंगे और वो क्या क्या हमें दिखाएंगे, ये हम लोग दर्ज करने के लिए मौजूद होंगे। लेकिन देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आंदोलन तो अब सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं है। आप बिहार देखिए, हर जगह, कल बॉम्बे में, बिल्कुल ठीक, और देश के बाकी सारे हिस्सों में भी ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये रह जाता है कि इसमें लीडरशिप कौन सी है। अभिजीत दीपके बिल्कुल युवा हैं और उससे भी बढ़ करके मैं ये कहूँगा कि एक जो उभार दिख रहा है वो एक रोमांटिक उभार दिख रहा है। मैं कुछ उदाहरण दूं कि पटना में जैसे हुआ कि पुलिस ने जो है वाटर कैनन यानी
पानी की बौछार से हटाने की कोशिश की तो छात्रों ने जो है वहाँ रेन डांस करना शुरू कर दिया। तो ये एक रोमांटिक उभार है। या वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे तो एक छात्र ने जाकर के उनसे कहा कि आप टीयर बॉम्ब वगैरह लेकर के नहीं आए हैं, कुछ जरा एक हाथ चला दीजिए। ये रोमांटिसिज्म इसको कहते हैं। तो ऐसे 2-3 घटनाएं। या बैरिकेड लगाए थे पुलिस ने, उसको छीन लिया लोगों ने और उसको पहिए पर चलने वाले होते हैं वो तो गाड़ी की तरह इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह की, या ये कि पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो कुछ लोग खड़े होकर जनगण मन राष्ट्र गान जो है वो शुरू कर दिया उन्होंने। और जाहिर सी बात है कि जो ट्रेनिंग पुलिस वालों की होती है कि राष्ट्रगान हो रहा हो तो सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए, तो सब लोग खड़े हो गए, लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो ये सब जो है रोमांटिसिज्म शुरू में एक बड़ा उभार तो पैदा कर देता है, लेकिन उसके पीछे अगर कोई पॉलिटिकल राजनीतिक सोच नहीं हो तो उसको बहुत आगे ले जाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में जो विपक्ष है वो इस दौर में बुरी तरह से हताश, पराजित और असहाय हालत में था। इस आंदोलन ने, उनके पास बातें हैं, उनके पास हौसला टूट गया था, इस आंदोलन ने उनको ऑक्सीजन दे दी है। वो हर जगह संसद से लेकर सड़क तक मौजूद और नजर आ रहे हैं। आपने स्वयं स्वीकार किया कि ये देश में विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह से हो रहा है। कई जगह ये रोमांटिक किस्म का लग रहा है, कई जगह अराजक भी लग रहा है। ये सब किसी भी जन आंदोलन की ये बहुत सारे स्वरूप होते ही होते हैं। हमेशा वो बिल्कुल नियंत्रित, संगठित, सुचारू और सीधा सीधा चलने वाला नहीं होता। उसमें हमेशा इस तरह की आपको आशंकाएं मिलती हैं। लेकिन जब ऐसे किसी भी आंदोलन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नेतृत्व, दूसरे मुद्दा। मुद्दा हमेशा सत्ता का विरोध होता है, उस सत्ता के प्रति नफरत होती है। और नेतृत्व तो ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीतता मुद्दा है। तो इस समय ये जो डिस्पेंसेशन है इसके खिलाफ मुझे भारी नफरत दिख रही है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें सरकार के और खुद प्रधानमंत्री जी की जो सबसे लोकप्रिय रहे हैं, वहाँ आपको वो नज़र आता है कि लोग उनसे अब कितने आजिज हैं। तो अगर लोग आजिज हैं तो वो रास्ता ढूंढ लेंगे, वो गलत भी जा सकते हैं लेकिन वो जाएंगे ज़रूर। सड़कें खाली नहीं मिलेंगी आपको, ये मैं कह सकता हूँ। एक अंतिम सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक आंदोलन जिसको मैंने देखा था 1974 का छात्र आंदोलन, ये आंदोलन बड़े उभार के साथ इसी तरह के रोमांटिसिज्म के साथ शुरू हुआ। हालांकि उसमें बड़े मुद्दे थे, शिक्षा में आमूल परिवर्तन का मुद्दा, भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा, उसके अलावा रोजगार का मुद्दा, रोजगार परक शिक्षा का मुद्दा, एक लंबी सूची थी। उसके बावजूद वो आंदोलन 4-5 महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद ही लड़खड़ाने लगा। और जब जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति को उसके नेतृत्व के लिए सामने लाया गया, छात्रों ने जाकर उनसे अनुरोध किया और वो आए, तब जाकर उसको एक स्ट्रक्चर्ड, जिसको कहते हैं, वो स्वरूप मिला। और फिर बाद की घटनाएं तो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर्ड रूप कौन देगा? ये देखिए, अभी इन सवालों के, आप जैसे आपके सवाल हैं उसी तरह से इनके उत्तर उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस तरह के मामलों में समाज और आंदोलन खुद अपने, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो 77 में हुआ हो वही रिपीट हो 2627 में। यहाँ कुछ दूसरा हो सकता है। जैसे दूसरा हुआ है वैसे ही कुछ दूसरा नेतृत्व के मामले में भी हो सकता है। हमें इन सवालों को अभी खुला छोड़ना होगा। इनको अगर हम बंद करने लगेंगे तो हम शायद अपने निष्कर्षों पे भले पहुंच जाएं, इस आंदोलन के निष्कर्ष तय करने के लिए हम उपयुक्त नहीं होंगे। मेरी ये राय है, बाकी तो ठीक है, ये सब सवाल हैं उनके सामने। चलिए शीतल जी, इसी बात पर हम खत्म करते हैं। आपने कहा कि उम्मीद अभी बाकी है और आगे जो होने वाला है उसकी एक ये झलक है, आगे बहुत कुछ बाकी है, हो सकता है। और जब एक बार युवा बाहर निकलता है तो दुनिया में हमने देखा है कि बदलाव हो ही जाते हैं। चाहे वो कुछ सालों पहले जब ईरान में छात्र आए थे और युवा आए थे, फिर आम आदमी आ गया था, तब का बदलाव हो, और या फिर और जगहों पर हमने जहाँ जहाँ देखे, या फिर 1974 का बिहार आंदोलन हो, जिसके बाद इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद
77 के चुनावों में कांग्रेस का सफाया, तो बदलाव तो हो जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन उसके साथ ही अगर राजनीतिक दृष्टिकोण उसके साथ जुड़ा हुआ हो तो ये बदलाव आसान हो जाता है और आंदोलन को लंबा खींचना भी आसान हो जाता है। दर्शकों, आज बस इतना ही। चलते चलते एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम्स को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास सूचनाएं जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और इसके साथ साथ सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देख सकें। और एक और आखिरी अनुरोध कि सत्य हिंदी सदस्यता अभियान अभी भी जारी है और अगर आप सदस्य बनेंगे तो इससे हमारी बड़ी मदद होगी। एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे ले जाने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत हमें है और हमें उम्मीद है कि ये सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.